हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। और ये आज का जो फर्स्ट मॉडल पेपर है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो 2020 का पेपर है वो एग्जाम में किस तरीके से क्या पूरा रहता है, तरीका पूछने का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपका होता है ये पूर्णांक 50 नंबर का होता है और समय आपको 2 घंटे मिलता है। तो बिल्कुल पेपर जैसे मैंने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो पूछता है ये सवाल, ये सबसे फर्स्ट आपका जो प्रश्न है कि मैंने इसका आंसर भी लिख दिया है, तो ये बहुत ही आईएमपी है। फर्स्ट आपका प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है। ऑप्शन ए बर्टन, ऑप्शन बी रायबर्न, ऑप्शन सी वर्टन, ऑप्शन डी जॉन ड्यूबी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर अ। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्टन। और आपके एग्जाम में जो टाइम है वो बहुत ही कम है, इसलिए अपना जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर दीजिए। सेकेंड आपका प्रश्न है कि किसका कथन है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। ऑप्शन ए रायबर्न, ऑप्शन बी जॉन ड्यूबी, ऑप्शन सी हर्बर्ट नाग, ठीक है हर्बर्टाने नाग है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रायबर्न। रायबर्न का कथन है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। अगला आपका प्रश्न है कि और केवल मैंने कथन लिया है, ठीक है। प्रश्न है कि किसका कथन है कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। ऑप्शन ए गेज, ऑप्शन बी रायबर्न, ऑप्शन सी बर्टन, ऑप्शन डी जॉन ड्यूबी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेज। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि किसका कथन है कि यह संबंध शिक्षण अगला आपका प्रश्न है कि यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप है जो कथा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा ये कथन है, ठीक है। यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा के विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करती है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर मैकेंटियर, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी गेज और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकेंटियर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि किसका कथन है कि शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलाने वाली संक्रिया है। ऑप्शन ए विक्स, ऑप्शन बी रायबर्न, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी जॉन ड्यूबी। तो शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलाने की संक्रिया है, यह है विक्स, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। बीटीसी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर द्वारा, ऑप्शन बी कहानी द्वारा, ऑप्शन सी व्याख्या द्वारा, ऑप्शन डी समूह कार्य द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहानी द्वारा, कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है तो कहानी द्वारा। अगला आपका प्रश्न है कि प्रयत्न के प्रकार है। तो ऑप्शन है संक्षिप्त या लघु प्रयत्न, ऑप्शन बी सामान्य प्रयत्न, ऑप्शन सी विस्तृत क्षेत्रीय प्रयत्न, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रयत्न के प्रकार जो है ये सभी हो जाएगा, संक्षिप्त या लघु प्रयत्न, ऑप्शन बी मतलब ये तीनों हो जाएंगे, सामान्य प्रयत्न, विस्तृत क्षेत्रीय प्रयत्न। नौवां आपका प्रश्न है कि खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं। किंडरगार्टन पद्धति, डॉल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति। तो यहाँ पर आपका सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, खेल विधि पर ये सभी पद्धति आधारित हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि उत्तम टीएलएम की विशेषताएं हैं। तो बिना लागत का होना चाहिए, ऑप्शन बी कम लागत का होना चाहिए, बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए। तो ये सभी हो जाता है, बिना लागत का होना चाहिए, कम लागत का होना चाहिए, बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि
सीखने में सहज संबंध को बताया है। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी कॉलर। तो सीखने में सहज संबंध को बताया है तो वो हो जाएगा पावलोव। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है। बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। अध्यापक, विद्यालय, प्रशासन, बालक। तो ये बहुत इजी प्रश्न है, बालक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है। बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो शिक्षण कौशल, ठीक है, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, उपयुक्त छवि। तो यहाँ पर उपयुक्त छवि हो जाएगा क्योंकि छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियां। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक कौन है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बिपिन चंद्र। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। जो बापू है वो बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। 15 नंबर आपका प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है। बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। सी रेमंड, रूसो, फॉरवेल, काल्विन। तो यहाँ पर सी रेमंड जी का कथन है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये रेमंड का कथन है। अब देखिए यहाँ से आपका 15 बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो गया। अब यहाँ से आपका अति लघु स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है कि कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य है। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। तो कहानी कथन एक प्रविधि है। इसका उपयोग छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि विवरण प्रविधि किसे कहा जाता है। ये भी डीएलएड 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो विवरण शिक्षण या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण की कला प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात पाई जाती है। नेक्स्ट तीसरा नंबर आपका प्रश्न है कि संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। बहुत ही आईएमपी 2017 और 15 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो संप्रेषण दो व्यक्तियों के मध्य में बातचीत करने का माध्यम है। दो व्यक्तियों के मध्य भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। 4 नंबर आपका प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र क्या है। तो शिक्षण सूत्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों की प्रभावी ढंग से अस्थायी ज्ञान प्रदान करता है। रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। जो आपका प्रश्न है कि पुनर्बलन का क्या अर्थ है। तो पुनर्बलन का अर्थ पुनः बल देना। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है और पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि एक तरफा मतलब वन वे संप्रेषण क्या है। तो एक तरफा संप्रेषण एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। यह प्रभावशाली संप्रेषण नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा ये कह रहा है कि एक तरफा संप्रेषण क्या है। जो भी व्यक्ति आपको पता है कि जो आपका संप्रेषण होता है द्विपक्षीय होता है, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरा संप्रेषण तभी आपका संप्रेषण प्रभावशाली होगा वरना नहीं होगा। तो इसलिए इसको वन वे मतलब एक तरफा संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि बनाया गया है कि अगर अच्छा संप्रेषण होगा तो सूचना, संदेशक, संदेश प्रेषक और ग्राही ये 3 होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं। तो प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तथा उसी के अनुसार उसका जवाब देता है। तो यह संप्रेषण दो तरफा मतलब 2 वे मतलब इसका जो ये संप्रेषण है ये प्रभावशाली होता है, ठीक है। तो सूचना, प्रेषक, जवाब। नेक्स्ट है अपूर्ण संप्रेषण एवं प्रभावी संप्रेषण में अंतर बताइए। तो अपूर्ण संप्रेषण एक तरफा होता है जबकि प्रभावी संप्रेषण 2 तरफा होता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, इसमें दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट 9 आपका प्रश्न है कि संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी आती है। तो संप्रेषण संबंधी बाधाएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है कि शिक्षा का उच्चारण स्पष्ट ना होना। सेकंड हो जाएगा बच्चों का रुचि ना होना। थर्ड हो जाएगा शिक्षक का हाव भाव स्पष्ट न होना। 10वां नंबर आपका प्रश्न है कि इस उद्यान में बालक पौधे जो बालक होते हैं पौधे होते हैं, पाठशाला बगीचा होता है तथा शिक्षक माली होता है। यह कथन किसका है। तो ये बहुत ही
मतलब कई बार हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरवेल ने बोला है कि इस उद्यान में बालक जो होता है पौधा होता है, पाठशाला जो होता है बगीचा होता है, तो शिक्षक माली होता है। ठीक है, तो फॉरवेल का यह कथन है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं कौन कौन सी है। तो भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं जो है वो निम्नलिखित है। फर्स्ट सुनना, सेकंड बोलना, और थर्ड पढ़ना, फोर्थ लिखना। 12 नंबर आपका प्रश्न है कि शिक्षण से क्या तात्पर्य है। बीटीसी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है, अथवा शिक्षण का अर्थ क्या है। तो शिक्षण का संक्षेप में अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक द्वारा छात्र को ज्ञान प्रदान करता है जिससे छात्रों को सर्वांगीण विकास होता है। तो ये हो जाएगा शिक्षण का क्या तात्पर्य है या फिर शिक्षण का क्या अर्थ है। नेक्स्ट है कि शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। तो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं जो इस प्रकार है। फर्स्ट शिक्षक, सेकंड शिक्षार्थी एंड थर्ड हो जाएगा पाठ्यक्रम, यहाँ थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि ज्ञान किसी देश की सुख व समृद्धि का आधार है। या तो यह जो कथन है ये जॉर्ज वाशिंगटन का है कि जो जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ वो सुख व समृद्धि का आधार है। लास्ट आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि संप्रेषण के प्रमुख घटकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। प्रेषक, संदेश, ग्राही। 2015 का पूछा हुआ प्रश्न था। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट आपका प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। सेकंड आपका प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षण उपागम से क्या अभिप्राय है, शिक्षण में इसका क्या महत्व है। बीटीसी 2015, बीटीसी 2015 दोनों मतलब फर्स्ट और सेकंड का पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए हम जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षण उपागम क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा से आशय यह है कि प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, लेकिन आज के समय जो शिक्षा दी जाती है वो बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। शिक्षक जैसे चाहता था उसी प्रकार की शिक्षा देता था। बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम पर अधिक महत्व दिया जाता था, किंतु शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश से बालक को महत्व दिया जाने लगा और पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी इन बातों को ध्यान में रखा जाता था कि बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना। बाल केंद्रित शिक्षा की उपयोगिता ये जान लेते हैं। तो फर्स्ट ये हो जाएगा कि इस शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। इस विधि के अंतर्गत बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। सेकंड केस में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। थर्ड इसमें स्वाभाविक रूप से अनुशासन स्थापित होता है। फोर्थ हो जाएगा कि इसमें बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। 5 हो जाएगा कि बालक के द्वारा स्वयं किए गए कार्य से उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा आपका पूरा बाल केंद्रित शिक्षण। नेक्स्ट है कि अध्यापक की मुख मुद्रा एवं हाव भाव का कक्षा शिक्षण में क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित समझाइए, व्याख्या कीजिए। तो अध्यापक की मुख मुद्रा, नयन मुद्रा या संकेत, सिर हिलाना, सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से हस्त मुद्रा आदि हाव भाव प्रकट करने के लिए अशाब्दिक संकेत है। ठीक है, भावनाओं को प्रकट करने के लिए कभी कभी शाब्दिक कथन इतना प्रभावशाली नहीं होता है जितना कि अशाब्दिक, जैसे कि हाव भाव, हर्ष, विषाद के हाव भाव को व्यक्त करते समय शिक्षक के चेहरे पर वैसे ही हाव भाव होने चाहिए, तो बहुत ही प्रभावशाली होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि पुनर्वलन का अर्थ बताते हुए इसकी उपयोगिता क्या है ये भी बताइए। तो पुनर्वलन हमने अति लघु में पुनः बल देना। ठीक है, तो पुनर्वलन शब्द आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित है। पुनर्वलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति वांछित व्यवहार को दोहराता है तथा अवांछित व्यवहार को दूर करता है। पुनर्वलन सीखने की एक आवश्यक प्रविधि है। पुनर्वलन में उन उद्दीपकों का प्रयोग करते हैं जिनके प्रस्तुतिकरण अथवा हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हो जाता है पुनर्वलन का अर्थ। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां की उत्तम शिक्षण सामग्री के अंतर्गत बिना लागत की सामग्री से आप क्या समझते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। मंदबुद्धि छात्रों के किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, बीटीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है जो बहुत ही आसानी के साथ आप समझ सकते हो। तो चलिए, तो बिना लागत की शिक्षण सामग्री का अर्थ ऐसी सामग्री से जिसको बनाने में कोई खर्च नहीं लगता है। ऐसा सामग्री के निर्माण के लिए आप अपने आसपास के उन 35 नहीं रहेगा, ठीक है, उन वस्तुओं को लेते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है तथा जो बेकार की वस्तुओं की श्रेणी में आ जाती है। शिक्षकों को चाहिए कि ऐसे ही शिक्षण सामग्री का निर्माण करें तथा बच्चों को ऐसी ही शिक्षण सामग्री के निर्माण हेतु प्रेरित करें जिससे
उनमें सृजनात्मक विकास हो सके। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, या फिर उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियां बताइए। तो उपचारात्मक शिक्षण ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी होता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं। इस शिक्षण के अंतर्गत बालकों की कठिनाइयों को जानकर तथा समझकर उनका निवारण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण केवल कक्षा 2 तथा कक्षा 3 के बच्चों के लिए ही आवश्यक होता है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा एवं गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है। छात्रों की कठिनाइयों को सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के द्वारा जांचा जा सकता है। यूकम व सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सहायता प्रदान करें। उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियां बच्चों की समस्याओं को जानकर उनका निराकरण करने हेतु निम्न उपाय किए गए हैं। फर्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षण विधि। सेकंड, समूह शिक्षण विधि। थर्ड, साधारण अभ्यास कार्य लिखित मौखिक। फोर्थ, विशिष्ट अभ्यास कार्य। एंड लास्ट आपका हो जाएगा पुनरावृत्ति एवं गृह कार्य। तो ये उपाय होंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण के क्या क्या लाभ है। तो उपचारात्मक शिक्षण के प्रमुख लाभ है जो निम्नलिखित है। तो फर्स्ट कि इससे छात्रों में उपस्थित समस्याओं का पता चल जाता है तथा उनका निराकरण हो जाता है। सेकंड हो जाएगा इससे छात्रों का मानसिक विकास किया जा सकता है। थर्ड हो जाएगा कि इसके प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बन जाती है। फोर्थ हो जाएगा कि इस शिक्षण द्वारा छात्रों को उचित दिशा में मोड़ा जा सकता है। नौवां आपका प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से आप क्या समझते हो। बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। या फिर शिक्षण अधिगम किससे कहते हैं, या शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि आपके एग्जाम में जो ये प्रश्न है इससे रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा कि शिक्षण अधिगम क्या है। ठीक है, तो शिक्षण एवं अधिगम दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है और शिक्षण से अभिप्राय सीखने से है। शिक्षण अधिगम दो पृथक प्रक्रियाएं नहीं है बल्कि शिक्षा के अंगों में है। ठीक है, तो ये आपके कुल 10 प्रश्न यहीं पे पूरा होते हैं जो बहुत ही आईएमपी है। आप चाहो तो मैं ये पीडीएफ भी, ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि एग्जाम में जो टाइम है पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपके फ्रेंड्स मित्र यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।